दलित समाज की पहली पसंद कांग्रेस है। ये बात मैं बिना किसी डाउट से कह सकता हूँ, क्योंकि जो बनाया वो कांग्रेस ने बनाया है, जो बेचा वो भाजपा ने बेचा है। कहते हैं कि कांग्रेस की हार का कारण भी जस्सी पेटवाड़ की टिकट ही थी। कोई मानता थोड़ा ना जस्सी पटवारी टिकट ले आएगा। कौन कहते हैं? लोग कहते थे टिकट तक नहीं आएगी। और हमारी पार्टी सिर्फ मौका नहीं देती, उनको लीडरशिप भी देती है। भाजपा मौका देती है, लीडरशिप किसी को देती है। चुनाव के अंदर क्या करती भाजपा? भाजपा बताती है तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू चमार है, तू वाल्मीकि है, तू दानक है, तू राजपूत है। ये बीजेपी चुनाव में करती है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा या फिर शैलजा, इनमें से आपके लिए कौन सबसे पसंदीदा नेता है? क्रिकेट का मैच हो रहा है, दो टीम मैच खेल रही है, तो कम से कम एम्पायर फेयर होना चाहिए ना। हमारा तो एम्पायर बिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन एम्पायर है। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चली हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो किनारा कर रही है। जो सारे पाप करना चाहते हैं और राम जी के नाम को किसे छुपना चाहते हैं, ये बीजेपी का। पर कृष्ण बेदी रोज एक नया बयान देते हैं, तो मैं कहूँ कोई 2 साल बाद उनसे कोई पूछूंगा मिलेंगे तो कितने डीएससी समाज के लोग नौकरी लगे, उसके भी डाटा मिलूंगा। तो बीजेपी की बी टीम है लोग, ये सारे लोग जानते हैं। वो कांग्रेस को कहते रहते हैं कि ये बी टीम है। किसी पार्टी का आज तक भाजपा से अलायंस नहीं हो, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है देश में। इकलौती पार्टी होगी, शायद में 1-2 पार्टी और है जिसका अलायंस आज तक भाजपा से। इन लोग के तो हमेशा अलायंस रहे, कई बार अलायंस कर चुकी इन लोग। तो मैंने उसको नहीं कह रहा, महिपाल ढंडा जो है सरकार को बढ़ाना, फिशरी दे देती उनको खनन दे देती, कोई और मंत्रालय एनिमल हस्बेंड्री दे देते। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ प्रदीप नरवाल जी हैं। भवानी खेड़ा से पिछली बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं और अच्छे खासे वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इसके साथ साथ ये प्रियंका गांधी के खासम खास भी माने जाते हैं। आज खुल के बातचीत करेंगे और युवा दलित चेहरा है। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। ऐसा कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। क्या चल रहा है सर कांग्रेस का? क्या नई ताजी है? कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लड़ाई कर रही है, और अभी नरेगा को लेके पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं, और जिसको लेके हमने मीटिंग भी की। 2 दिन पहले हमारा धरना भी था, मैं भिवानी गया था धरने में। और कांग्रेस पार्टी जिस सिद्धांत पे बनी है वही काम कर रही है। धर्मनिरपेक्ष देश की लड़ाई लड़ रही है, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रही है, और इस देश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो बनाया वो कांग्रेस ने बनाया है, जो बेचा वो भाजपा ने बेचा है। तो फिर क्या कारण रहा कांग्रेस आ नहीं पाई हरियाणा के अंदर? हरियाणा में कई कारण रहे। हरियाणा में एक सबसे बड़ा कारण तो कास्ट पोलराइजेशन का कारण जो है। क्योंकि देखिए, जो बीजेपी जिस हथकंडे से चुनाव लड़ती है, आप हाँ कोई भी स्टेट देख लीजिए, कोई भी स्टेट देख लो, आप बिहार देख लो। बिहार में क्या किया इन्होंने, किस तरह वोटों को काटा। एसआईआर के तहत 65 लाख वोट काटे बिहार में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 25 लाख वोट फिर से मान्य किए गए। 40 लोग फिर भी काट दिए, 40 लाख वोट। हरियाणा में इसी तरह इन्होंने वोट चोरी भी की, कास्ट पोलराइजेशन भी किया, एक जाति को दूसरी जाति से भी लड़वाया है कि सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और आप देखिए, जो पूरा का पूरा हरियाणा इलेक्शंस है, रिगिंग से लेके इन्होंने जो इंडिपेंडेंस खड़े किए, भाजपा ने बहुत कुछ किया। तो क्योंकि इनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, चुनाव हार जीत अपनी जगह, सरकार बनना ना बनना अपनी जगह। हरियाणा पे क्या फर्क पड़ा भाजपा सरकार बनने से, ये मेरा सवाल है। कि भाई सरकार बनने के बाद क्या किसान को मुआवजा मिला? नहीं मिला। किसी गरीब को या न्याय मिला? नहीं मिला। ये लोग सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं, नाम बदलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये लोग देश के प्रति थोड़े भी ये लोग सीरियस नहीं है। इन लोगों में, भाजपा के लोगों में समाज के प्रति, देश के प्रति कोई ना वफादारी ना सीरियसनेस है। सिर्फ झूठी बातों में फंसा के जनता को गुमराह करके ये लोग राज बनाते हैं। हरियाणा में आप जानते हैं, हरियाणा में तो पूरा एक कौम के खिलाफ नैरेटिव चला के लोग सरकार में स्थापित हुए हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस की गुटबाजी भी तो लेके बैठ गई। जैसे आपकी सीट की बात करते हैं, पहले तो ये बताओ आप, जो ये था कि टिकट मिल रही है, सभी दिल्ली हाजिरी लगा रहे थे कि कोई हुड्डा साहब के हाजिरी लगा रहा है, कोई शैलजा के, लेकिन आपकी जो टिकट आई वो प्रियंका गांधी से डायरेक्ट आई है, ऐसा बताया जा रहा है।
दूसरी बात आई जब टिकट आप लेके आए, तो एक नारा भी चला कि ये यहाँ रहने वाला नहीं है, बाहर ही है। देखिए, टिकट हमारी पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी देती है, हम सभी लोग सदस्य हैं। स्टेट लीडरशिप का भी था एक कॉल कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने चुनाव के लिए कहीं आवेदन तो दिया नहीं था हरियाणा में किसी भी सीट पे। और जो मुझसे सीटें स्टेट लीडरशिप में जो मेरे से सीटें डिस्कस की, उनमें से एक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ लिए। और मैं अपनी भवानी खेड़ा की जनता का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ बार बार कि मुझे 18 दिन के चुनाव में 58,500 वोट दिए। पिछली बार से 18-20,000 वोट उन्होंने एक्स्ट्रा दिए और बहुत प्यार मिला जनता का। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अब मैं परसों भी आपने प्रोग्राम देखा होगा, जी। हमारी नेता प्रियंका जी का जन्मदिन था, तो दीदी के जन्मदिन पे खूब लोग आए, मिले, सबने बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया। और यही है कि बाकी हाँ, एक बात है कि थोड़ा और स्ट्रीमलाइन रहते तो शायद और अच्छे चांसेस होते सरकार बनाने के भी और बाकी चीजों के भी। परंतु मुझे लगता है अभी जो हो गया, अब आगे की लड़ाई लड़नी है। अब अतीत में जो बीत गया उसको कब तक रोएंगे? अब एक सवा साल हो गया, क्योंकि राजनीति एक इलेक्शन से तय नहीं होती। राजनीति तो हमें जनता ही करनी है। कोई बात नहीं, आप सदन में नहीं तो सड़क पर लड़ाई लड़ो। लेकिन एक चीज़ तो है, जो टिकट आप लेके आए, बड़ी सुर्खियाँ भी बनी और इसके साथ-साथ एक जस्सी पेटवाड़ की टिकट भी बड़ी सुर्खियाँ बनी। ब कहते हैं कि कांग्रेस की हार का कारण भी जस्सी पेटवाड़ की टिकट ही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। वो तो शैलजा जी की नाराज़गी। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, आपने जिक्र कर ही दिया है। जस्सी पेटवाड़ की बात करें, जस्सी भाई हमारा छोटा भाई है और एमएलए जीत के आया है। क्योंकि मैं एक बात की बड़ी काबिल तारीफ करता हूं कि जो आदमी आम घरों से उठ के राजनीति में आते हैं, उनसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, सारी चर्चाएं भी की जाती हैं। उसने ऐसा क्या किया जो उसके टिकट पे गलत आ गई? मेहनत कर रहा था गला वो भी, क्योंकि जो उसने पिछले 3-4 साल मेहनत की, उन्होंने उसका परिणाम से वो टिकट दी पार्टी ने। नैरेटिव में थे, तो ये बात मैं गलत कहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मेरा मानना नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो कहने की बातें बने, लोग बातें बनाते बनाते एक नैरेटिव बन जाता है, भाई इसकी वजह से आ रही है। ऐसा नहीं, सब अपने अपने वजह से आ रहे हैं। मैं मेरे को लोग बोलते तो उसकी वजह से आ रहा हूं, मैं कहता हूँ खुद की वजह से आ रहा हूँ। कोई किसी की वजह से नहीं आ रहा इस राजनीति में। और दूसरी बात, जो भी आम घर के बेटा बेटी राजनीति में आते हैं, मैं जानता हूँ उनका संघर्ष बहुत लंबा होता है। जस्सी ने भी वो संघर्ष किया, हमारे भाई ने। तो मैं तो कहता हूँ इनको पार्टी अच्छा मौका दिया, आगे मौका मिले और आगे बढ़े। क्योंकि आम घर के बेटा बेटी को बहुत कुछ साबित करना पड़ता है राजनीति में आने से पहले। उसको बताना पड़ेगा मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं टिकट भी लाऊंगा। कोई मानता थोड़ा ना जस्सी पटवारी टिकट ले आएगा। कौन कहता था? लोग कहते थे टिकट तक नहीं आएगी, लोग नहीं कहते थे। पर उसके बावजूद उस आदमी ने मेहनत की 3-4-5 साल फील्ड में, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी लोगों को। और आज पार्टी का विधायक है, संसद सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले दिन में आंदोलन कर रहे, देख रहा था मैं, तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी नैरेटिव है वो ठीक है, सबके किसी के लिए गढ़ सकते हो आप, और वो वही ट्रैवल करते रहते लोगों में कि इसकी वजह से हार गया। सब मेन बात है कि वो अपनी सीट जीत गया, एक पार्टी को अच्छा एक युवा चेहरा मिल गया भविष्य के लिए। और मैं मेरी उनके साथ हमेशा एक बेस्ट विशेष है मेरी। आप दोनों ही जैसे युवा चेहरा हो जिसकी बात कर रहे हैं, जस्सी पेटवाड़ की और आपकी भी। तो राजनीतिक बैकग्राउंड क्या कुछ है आपका? आप जेएनयू के स्टूडेंट तो रही है, तो छात्र राजनीति आपने की है। इसके साथ-साथ सक्रिय राजनीति में फिर एकदम से एंट्री। नहीं, मेरे घर में तो कोई पॉलिटिक्स में रहा है नहीं ना आज तक। मेरे घर में आज तक पूरे कोई राजनीति में नहीं रहा अभी तक। मैं पहला आदमी जो तो राजनीति में आया। जेएनयू में हमने शुरू की थी राजनीति करते करते, यूनिवर्सिटी से शुरू की थी। यूनिवर्सिटी से करते करते फिर हम मेन स्ट्रीम की तरफ आ गए। मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ सबके अंदर, राहुल गांधी जी का, दीदी प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने मुझे मौका दिया, तो मुझे पार्टी का बड़ी कम उम्र में सबसे कम उम्र का नेशनल सेक्रेटरी बनाया था मुझे उस समय पे। तो मुझे इतनी कम उम्र में पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, पार्टी इतना बड़ा पद मुझे दिया। तो मतलब हमेशा धन्यवाद करता हूँ लीडरशिप, मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को मौका देती है। कांग्रेस पार्टी आम घर के बेटा बेटी को आगे बढ़ाती है, किसान मजदूर के बेटे को आगे बढ़ाती है। इस पार्टी का विचार है। मुझे भी दिया, बहुत सारे युवाओं को दिया, और मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में और लोगों को भी मौका मिलेगा। क्योंकि और हमारी पार्टी सिर्फ मौका नहीं देती, उनको लीडरशिप भी देती है। भाजपा मौका देती है, लीडरशिप किसी को नहीं देती है, कांग्रेस पार्टी देती है लीडरशिप। तो आने वाले समय में करेंगे मिलकर, लंबी लड़ाई है, अभी तो 4 साल और है,
लड़ाई मिलके करेंगे पूरी ताकत से। भाजपा को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी हालांकि सदन में ताकत में नहीं है, पर सड़क पर ताकत में कांग्रेस ही है। आज भवानी खेड़ा में जितने जितने हमारे एनर्जी वर्करों में, इतने बीजेपी के वर्करों में एनर्जी नहीं है। कोई सरकार होगी फिर भी एनर्जी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर लड़ाका हम सब लोग मिलकर फिर से एक अच्छे भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि हम अगले 3 साल जनता के मुद्दे पर 4 साल पूरे उठाएं। क्योंकि जी क्या होता है, चुनाव तो हो जाता है, उसके बाद बचती जनता। और मैं तो एक बात कहता हूं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है हमें उनके लिए भी काम करना है। अभी मेरे यहाँ एक केस हो गया था कलिंगा गांव में, क्योंकि बदलने के लिए बहुत कुछ है। हमारे कलिंगा गांव है, कलिंगा में तो मैं बुरी तरह आ रहा हूँ चुनाव, सबसे ज्यादा मैं अपने उसी बेल्ट से आ रखा हूँ चुनाव में। तो वहां पे मानो एक परिवार की बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, 3 बच्चों की मौत हो गई। तो मुझे थोड़ा देखना वो मेरे वोटर थे कि नहीं थे, मेरा काम उनके साथ खड़ा होने के दर्द में। हम डीसी साहब से मिले, उनको मुआवजे भी दिलवाया, लड़ाई भी लड़ी। और मुझे बड़ा बड़ा देख के बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि इतने साल बाद भी आजादी के कोई घर में पानी नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं था उस घर में, आप हैरान हो जाओगे। कलिंगा गांव की बात है, बिजली कनेक्शन है उस गांव में, भाई दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर, और आजादी के 80 साल होने वाले हैं। मतलब बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा आज तक उस घर में। बेचारे दलित समाज दानक बिरादरी से था वो परिवार। तो हमने लड़ाई लड़ी, डीसी साहब को मैं कहा, सबसे हमने बात की और इंश्योर किया जस्टिस हुआ। भी उस परिवार से बात करते हैं। फिर राजनीति में चुनाव के बाद बहुत कुछ करने का, चुनाव तो ठीक है, उतनी भावनाएं होती हैं जनता की, भाई ये ठीक, ये गलत, ये ठीक। मेरे लिए भी बातें चलाई गई, ये भारी, ये ऐसा है, ये वैसा। हम तो वही खड़े हैं जनता के बीच में आज भी, क्योंकि भाई ठीक है, भवानी खेड़ा, हमेशा मैं कहा मेरे चुनाव में, भवानी खेड़ा मेरी जन्मभूमि नहीं है पर कर्म भूमि है। और मैं तभी कहता था भाई, अब सारे कहते हैं भाई, ये उसके बाद झूठा नैरेटिव चलाते थे कि भाग जाएगा, चुनाव जीत गया तो आएगा नहीं। तो आज हमारे बीच में, हारने के बाद ही हमारे बीच में है, तो लड़ाई लड़ रहा हमारी। तो हम जनता के लड़ेंगे और समय है अभी। हिसार की अगर माने तो हिसार में तो लगभग कांग्रेस ही सरकार है। सांसद जयप्रकाश जी की अगर बात करें, साथ के साथ फिर आप लोग हो, तो अगर लाइट नहीं है तो फिर दिक्कत तो है। नहीं, ठीक बात है आपकी, ठीक बात है। तो सांसद जयप्रकाश जी, और एक एक आदमी तो वो भी मैप नहीं कर सकते। इंश्योर कौन करेगा? हाउस होल्ड के, हाउस होल्ड को इंश्योर करेगा कि बिजली पानी है कि नहीं, वहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन। बेटी भवानी खिड़ाती हिसार पार्लियामेंट में, ठीक बात है, जिला भिवानी भी तो उसमें। जो भिवानी के डीसी साहब इंश्योर नहीं करेंगे, एसडीएम इंश्योर नहीं करेंगे, जो लोकल प्लानिंग कर रहे हैं, जो नीचे तक इंश्योर कर रहे हैं सारी पॉलिसीज को। इतनी आवास योजनाएं हैं, कैसे एक आदमी गांव के अंदर, आदमी किराए पे रहता था, कलंगा गांव के अंदर, गांव के अंदर आदमी किराए पे रह रहा था। कितनी दुर्भाग्य की बात है, और बिना कनेक्शन के। तो ये तो लोकल अथॉरिटी को इंश्योर करना है ना। हाँ, अगर वो जयप्रकाश जी मदद मांगने आया हो, वो ना की अलग बात, उन्होंने ऐसा तो किया नहीं, उनके पास जो जो जाता है मदद कर देते हैं अपने हिसाब से। तो मेरा ये कहना है मोटा मोटा कि बहुत काम है करने का। अभी हमारे पानी आया, पूरे हमारी पूरी भवानी खेड़ा की पूरी बेल्ट, बल्कि हमारे भिवानी के बाकी एरिया के गांव भी पूरे डूब गए गांव। तो शाम के बहुत सारे गांव डूब गए, हमारे मैम तक के गांव डूब रखे थे। तो हम हर गांव में गए, आंदोलन पर आंदोलन किया हमने, प्रशासन से बात की हमने, जो वहां हो सकते आवाज उठाई। कई जगह आज ही पानी खड़ा हुआ है। तो चुनाव के अंदर क्या करती भाजपा? भाजपा बताती है तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू चमार है, तू वाल्मीकि है, तू दानक है, तू राजपूत है। ये बीजेपी चुनाव में करती है। तू ओबीसी है, तू एससी है, तू डीएससी है, ये करती है। और चुनाव के बाद जब पानी आता है, जब दुर्गति होती है, मतलब जब कोई आपदा आती है, वो ये पूछ के थोड़ा आती है कि तू किस कास्ट का है। उस पूरे गांव का गांव पे डूबता है। और ये फिर नेता बीजेपी के भाग जाते हैं। चुनाव से पहले जाति बताएंगे तेरी ये जाति, तेरी वो, हमारा वोटर तो हमारा वोटर, उसको वोट मत दे, वो पावर में आ जाएगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में आज भी कास्ट पे इतने इस तरह चुनाव लड़े जा रहे हैं, उसको नेता संभालते ही नहीं है। तो ये मेन सा ये था कि गुटबाजी खत्म हो जाएगी, फिर नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आपका नाम भी चला था प्रदेश अध्यक्ष में कि ये अब तो युवा चेहरा मिलने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। नहीं, वैसे कहते मेरा कहीं नाम नहीं, आपका नाम चला था। और लिख दिया हो किसी ने ऐसे, पर मुझे लगता नहीं मैं भी, मेरा कहीं नाम था उसमें। जी, तो उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। गुटबाजी ऐसे की ऐसे, आपने हिसार की अगर बात की तो रामनिवास घोडेला का बयान देख लिया होगा, फिर जयप्रकाश जी के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें हैं। देखिए,
हर घर में कोई ना कोई विचार का, मत का भेद भी होता है। कई बार मतभेद हर पार्टी में होते हैं। अब मुझे लगता है सबके सब लोग अंत में कांग्रेस की ताकत के लिए, कांग्रेस पार्टी के भले के लिए और उस पार्टी को ताकत मिले, ये बात इंश्योर करेंगे। और जहां तक आपने नए प्रदेश की बात की, उन्होंने काफी अच्छे दौरे किए, मैं देखे उनके दौरे, वो मतलब कोशिश कर रहे, सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर ही रहे हैं। इस बार भी आए थे अभी, और अभी एक समय मिला बफर पीरियड, अभी समय है तो धीरे धीरे वो भी घूमेंगे पूरा स्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में पार्टी हमारी आगे बढ़ेगी और पार्टी का आधार भी बढ़ेगा, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन एक युवा चेहरा चाहिए था इस टाइम कांग्रेस को। नहीं, हम लोग हैं ना, हम सारे युवा तो पार्टी में हैं ही, हम भी लड़ाई लड़ेंगे साथ में, ताकत बनेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी के आरोप लगाए और लगभग 25 लाख वोट फर्जी बताए गए हरियाणा के अंदर। इसके बावजूद बावजूद कांग्रेस लगातार जिलों में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वो चीज नहीं कर पाई, लोगों को नहीं समझा पाई, बल्कि लोग ये दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राहुल जी का जो नैरेटिव था वोट चोरी का, जनता ने माना है कि चोरी हुई है। आप देखो कि वो एक हरियाणा का एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, एक ब्राजीलियन मॉडल है, उसके इतने वोट बना रखे हैं एक विधानसभा में। तो बीजेपी रिगिंग तो करती है। और हरियाणा में मेरा मानना है, इन्होंने जैसे भी धोखाधड़ी नहीं की, इन्होंने हर विधानसभा वाइज इन्होंने वोट कम किए हैं। ऐसा कैसे होगा कि जो 5 की रात को जो वोट परसेंटेज थी और 8 की जो सुबह वोट परसेंटेज थी, उसमें हर जगह 4-5% का फर्क मिला है। भिवाड़ी भिवाड़ी में 45,000 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं 8 तारीख की सुबह, जो मेरे पास आंकड़ा है। बढ़े हम कैसे बढ़े हैं वो इलेक्शन कमीशन ने बताए, भी किस तरह इतने वोट नए कहां से आ गए। तो भाजपा ने, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, देश में पहले इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन। उस आदमी ने वोटर आईडी फोटो वाले आदमी इंट्रोड्यूस करने वाले थे। वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो संवैधानिक रूप से इंडिपेंडेंट एक बॉडी है और वो किसी पार्टी का दिन काम नहीं करेगा। उन्होंने गरिमा बढ़ाई थी टीएन सेशन साहब ने इलेक्शन कमीशन की। एक है ज्ञानेश कुमार, इन्होंने बना दी इलेक्शन कमीशन, बना दी आज के कमिश्नर ने बना दिया भाजपा का एक फ्रंटल विंग। ये भाजपा पार्टी ना, तो एबीवीपी होती है भाजपा के अंदर, आरएसएस होगी, बजरंग दल होगा, इसी तरह उनके अंदर एक इलेक्शन कमीशन उनका फ्रंटल बन गया है, उनका मोर्चा संगठन बन गया है बीजेपी का। इतने छोटे लेवल पे बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई आप, मैं तो बल्कि इस बात का पक्षधर हूं, जब देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, भाई सबसे एडवांस देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, हालांकि बीजेपी छोड़ेगी नहीं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। कितने बड़े बड़े देशों में बैलेट से चुनाव हो रहा है। जब इतने सवाल उठ रहे हैं इस प्रोसेस पे, तो बैलेट पे क्यों नहीं आते। और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करवाया, अभी आपको पता होगा, देशव्यापी, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं। कितने बीएलओ मर गए पता आपको? 18 बीएलओ सुसाइड कर ली, क्योंकि एसडीएम डीएम डीसी परेशान करता है एसडीएम को, और एसडीएम नीचे करता है बीएलओ को, फोन करके इतना वर्क प्रेशर करे, इतने समय में काम करो। बिहार में आनंद फानंद में एसआईआर करवाया, आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 25 लाख वोट फिर से मान्य हुए। भाई इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि 11 दस्तावेज मानेंगे हम वोटर को, वोटर आईडी बनवाने के लिए, जो नए वोट बने उसके लिए 11 दस्तावेज मान्य है। और उसमें खुद की जो इलेक्शन आईडी, जो एपिक बोलते हैं, एपिक कार्ड, वो जो इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन कमीशन ने आईडी मान्य से मना कर दिया। भाई आपने तो इश्यू किया था इसको तो मान्य कर लो। तो इलेक्शन कमीशन बहुत बड़े शक के घेरे में है। ये लोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात बताइए, क्रिकेट का मैच हो रहा है, 2 टीम मैच खेल रही है, तो कम से कम एम्पायर फेयर होना चाहिए ना। हमारा तो एम्पायर बिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन एम्पायर है इस लोकतंत्र की लड़ाई का। जब भी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन आखिर चीज तय करता है ना, एंड में इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। हमारा तो एम्पायर, हम कितने अच्छे बॉल फेंक लें, कितना, अगर आप बोल्ड हो जाएगा बीजेपी वाला तब भी कहेगा नो बॉल है भाई। ये इलेक्शन कमीशन का रोल है। आप कह रहे हैं कि फेल हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों को ट्रेनिंग देने जा रहा है इलेक्शन कमीशन इंडिया का। वो तो झूठे बाबा, कितने बटोर लो, तो किसी से आप पैक्ट कर लो, कोई बुला लेगा आपको। वो तो एक राष्ट्रपति ने हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री के पैर भी छू लिए थे,
वो तो छुछुड़े देश, वहां कुछ भी कर लो जाके। मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन कितना फेयर है, इस पे चर्चा होनी चाहिए इस देश में, कि हमारा एम्पायर जो है वो कितना फेयर है। हमारा तो एम्पायर मिल रखा है, एम्पायर बीजेपी के लिए मिल रहा है। हम कितनी अच्छी बॉल फेंक ले, कुछ कर ले, वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हम लोग को है ना कि भाई क्लीन बोल्ड भी करते हैं ना भाजपा के, हमारे बॉलर को ना नो बॉल है ये इलेक्शन कमीशन है। और जब गांवों में कोई मैच हुआ करते पुराने टाइम पे, दो टीम खेले, हर बार एम्पायर रोड़ी खेला करते ना कई बार, तो क्या होता है एंड में गांव वाले आके बैठा कर दे कि रोड़ी को नहीं उड़ते हैं, तब जनता सड़कों पे आके बैठेगी कि और हम रोड़ी नहीं उड़ने देंगे। हरियाणा में भी किया इन्होंने, हर जगह किया, और जनता ये बात समझ चुकी है। आज निकल आप देखना कि जब जनता सड़कों पे आएगी तो इलेक्शन कमीशन को सुधरना पड़ेगा। विधानसभा में बीजेपी बल्कि एक प्रस्ताव लेके आई थी कि चुनाव सुधार पे बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बायकॉट कर गई। कांग्रेस बात ही नहीं करना चाह रही थी। तो बीजेपी ने बल्कि ये भी नैरेटिव फैलाया कि ये देखिए, ये वोट चोरी में भाग रहे हैं। देखिए, संसद हो, विधानसभा हो, बीजेपी ने कहीं का कोई स्तर नहीं छोड़ा है। नए डिबेट सीरियसली करते हैं। आप ये बताओ, इतने लोग मर रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं, किसी भी डिस्कशन करते हैं लोग विधानसभा में? पार्लियामेंट में इन्होंने पिछली बार वंदे मातरम में डिबेट करवाई। वंदे मातरम कांग्रेस के समय पे है, पहली बार कांग्रेस सेशन में गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको लेके आए। और लेकिन इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई सेशन में? क्यों नहीं, क्यों विशेष सत्र बुला के चर्चा नहीं कर रहे हैं? भोपाल में इतने लोग मर गए, इंदौर में गंदा पानी पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई, 18 लोगों की मौत हो गई है। क्यों इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा देश में? क्यों इसमें डिस्कशन नहीं हो रहा विधानसभा में? किसानों को मुआवजा नहीं गया अभी तक जहां जल भरा हुआ था। बवानी खेड़ा में, क्योंकि बवानी खेड़ा में जानता हूं डाटा, जिन किसानों ने जो जल भरा था, जो जल भरा हुआ था, उनका आज तक मुआवजा नहीं आया है। क्यों ये सेशन में हरियाणा में डिस्कशन नहीं कर रहे लोग? जो जनहित के मुद्दे हैं, क्यों ये डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई तुमने वोट तो ले लिए चुनाव के टाइम पे एससी डीएससी के नहर नहर फाड़ करके, क्यों डीएससी को वैकेंसी खाली कर रहे हो आप? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने भर्तियां देखी जो निकला है, जहां 10-10 वैकेंसी, वहां एक का तो ये लोग इंटरव्यू में नाम लेके आ रहे हैं। पोस्ट 10 है, आदमी 2 एलिजिबल किए सिर्फ आगे के लिए। 35% की कैप क्या होती है? 35% की कैप, छाती पीटते घूम रहे थे कृष्ण बेदी मंत्री जी की, भाई मैं वाल्मीकि को न्याय दिलाऊंगा, एससी डीएससी करूंगा, ये करूंगा। हो गया एससी डीएससी, 2 नौकरी मारे वाल्मीकि समाज को, 2 नौकरी मारे धानुक समाज को। मैं चाहता हूं उनको नौकरी मिल गई। हर बच्चा किसी भी जाति बिरादरी का हो, गरीब परिवार का बच्चा आगे आना चाहिए, ये मेरा विचार है। चुनाव में सारे छाती पीटते हैं। मुझे तो मिले भी थे वाई पूर्ण कुमार जी वाले केस में, तो मैं उनको कहा था, मैं उनको बेदी जी को भी कहा मैंने कि इतने साल एससी डीएससी में करो आपने। पूर्ण कुमार किस कास्ट के थे? वाई पूर्ण कुमार, वो डीएससी तो थे, तो कर लो ना न्याय। उनको मैंने कहा उस समय, उनको मैंने, तो ये लोग सत्ता के समय सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं। हरियाणा में इस बार चर्चा होनी चाहिए कि जो किसानों की फसल खराब हुई जल भराव से, उसके अंदर मुआवजा क्यों नहीं गया आज तक? अभी तक मुआवजा नहीं गया। प्राइवेट वालों ने भेज दिया, सरकारी महकमों को मुआवजा नहीं गया अभी तक। जो बच्चे धरनों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्यों बैठे हैं? इस पर डिस्कशन होना चाहिए विधानसभा में। विधानसभा से गुमराह करने के अंदर बन चुकी है, और मैं कहता हूं विधानसभा में एक सीरियसनेस रहनी चाहिए, मेरा ये भी मानना है। और मतलब समय आएगा, हम सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। नया मामला है मनरेगा को लेकर। हाँ जी। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। तो इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन तो करना चाह रही है, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं भीड़ नहीं दिख रही। हरियाणा कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे नहीं, उठाएँ? ऐसा तो नहीं। भीड़ तो मैं परसों हम थे, हमारे पास तो खूब भिवानी में खूब लोग आए हुए थे। आप कर गए होंगे। नहीं, सबने मिलके किया भिवानी में, हमारे सभी लोग थे, जिला अध्यक्ष थे, सब लोग थे। और जो बात करो ना, जो नई स्कीम लेके आई है बीजेपी, बीजेपी ने इस देश के गरीबों के पेट पे लात मार दिया। मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों को पॉलिसी मेकिंग का भी नहीं पता ठीक से। पहले जो रेशियो जो होता था, स्टेट तो ऑलरेडी डेफिसिट में, पता आपको, स्टेट के पास तो ऑलरेडी फाइनेंस नहीं, बहुत सारे स्टेटों के पास कर्जे में तो है सारे स्टेट, लगभग बहुत सारे स्टेट तो कर्जे में है। हरियाणा में उनमें से एक होपफुली। अब जो पहले रेशियो था मनरेगा का, क्या था कि मनरेगा का पैसा कहां से आया? पहली बात तो ये थी। ये तो सारे पाप करना चाहते हैं और राम जी के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं, ये बीजेपी का काम है। नाम रख दिया,
लेकिन स्कीम में क्या किया क्या छोड़ा इस पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे। भाई पहले ये था कि 90% पैसा जो नरेगा का था वो केंद्र सरकार देती थी, 10% बाहर स्टेट पे होता था। अब आपने कर दिया कि स्टेट देगा 40%, 10% की बजाय। कहां से लाएगा स्टेट? और नरेगा आप भी जानते हो, नरेगा ने इस देश के गरीब को जीने का सहारा दिया। जो यूपीए 2 के सामने, यूपीए 1 के टाइम जो कानून आए थे, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, इन्होंने लोगों के जीवन बदल दिए इन कानूनों ने। आप हरियाणा को भी देखो, साथ में पूरे एरिया को भी देखो आसपास के। आप ये देखो कि नरेगा का इंपैक्ट उड़ीसा पे क्या पड़ा, जहां मजदूरी 10-15 रुपये हुआ करती। इसका फर्क मध्य प्रदेश पे क्या पड़ा, जहां मजदूरी बहुत कम थी। हरियाणा हमारा फिर भी एक समृद्ध स्टेट है बाकी स्टेट के मुकाबले। बिहार में क्या इसका इंपैक्ट पड़ा? तो नरेगा ने तो लोगों को जो वेज रेट थे, मजदूरी को बढ़ाया नरेगा ने, जो उन क्षेत्रों में मजदूरी थी। और बीजेपी ने इसका मजाक बना दिया है। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ नाम बदलते हैं। बीजेपी के पास विजन नहीं है, और बिना विजन के कोई भी नेता, कोई भी पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। मैं तो अपने एक बार साथी को कहता हूं, मैं यार, विधायक का काम सिर्फ नाली गली ये सब करना नहीं है। विधायक किस लिए चुनते हैं हम? कानून बनाने के लिए। कितने कानून बने हैं विधानसभा में, बताइए जरा, पिछले 5 साल में क्या कानून बनाए हैं? और मैं जनता से हमेशा बात करता हूं, आप भी थोड़ा, जनता को भी थोड़ा अपना रुख बदलना पड़ेगा इस बात में, कि इनसे ये उम्मीद करिए सबसे कि ये लोग कानून बनाए, कुछ पॉलिसी लेवल के निर्णय करवाएं, तब भला होगा। और हरियाणा में जो एजुकेशन के हालात है, वो आपने देख लिए, कहाँ आगे खड़ा होगा स्टेट। जी, लेकिन कांग्रेस मनरेगा को लेकर एक बड़ी रैली कर सकती थी, लोगों को समझा सकती थी, तो वो चीजें क्यों नहीं हो रही? बड़े जलसे क्यों नहीं हो रहे फिलहाल हरियाणा के अंदर? नहीं, अभी तुम्हारा 100 दिन का प्रोग्राम चला है, इसमें बड़े जलसे भी होंगे। अभी धरने थे जिलेवार, अभी आज मेरी बात हो रही थी, हम अपने विधानसभा में करेंगे, फिर कांग्रेस एक कलमिनेट करेगी उसको बड़े प्रोग्राम में। बड़े जलसे भी होंगे, बहुत जल्द बड़े बड़े जलसे होंगे। और कांग्रेस में तो जितने बड़े जलसे हमारे होते हैं, जितने लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उसके बीजेपी के तो 1/4 नहीं आते उसके। जब पिछले भी इलेक्शन ईयर में जितनी रैलियां कांग्रेस की हुई, आप मेरे चुनाव में देख लो, इतनी बड़ी बड़ी रैली हमने की। जी, तो खैर, इनेलो का कहते हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, इनेलो काम कर रही है, तो क्या लग रहा है, जो इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? मुझे लगता नहीं इनेलो ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि इनेलो का एक ही काम है कि भाजपा को मदद पहुंचाना। साफ सीधी बात है। इनेलो सिर्फ इतना चाहती है, भाजपा भी ये चाहती है इनेलो से, कि खुद भाजपा चाह रही है कि इनेलो रेलेवेंट हो जाए फिर से। भाजपा चाह रही है बात कि वोट डिवाइड हो जाए, वो पोजीशन के, इनेलो रेलेवेंट हो। और लोग पर ये बात जानते हैं कि इनेलो बीजेपी की प्रियोजित टीम, आज के दिन बीजेपी की बी टीम इनेलो, ये सारे लोग जानते हैं। वो कांग्रेस को कहते रहते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी। किसी पार्टी का आज तक भाजपा से अलायंस नहीं हुआ, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। देश में इकलौती पार्टी होगी, शायद में 1-2 पार्टी हो रहे हैं जिसका अलायंस आज तक भाजपा से है। इनेलो के तो हमेशा अलायंस रहे हैं, कई बार अलायंस कर चुकी है इनेलो तो। और इनेलो का जो विजन है, क्षेत्रीय पार्टी में इनेलो, इनेलो नेशनल पार्टी तो है नहीं, एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो आज जनता ये जानती है कि देश में कांग्रेस है जो बीजेपी से लड़ रही है। इसे लोग जानते हैं कौन लड़ रहा है, राहुल गांधी जी लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? प्रियंका गांधी जी लड़ रही है भाजपा से। सबको पता है, अगर अगली बार आप समझिए, मानो चुनाव होता है जी, 40 सीट आती है बीजेपी की, 10 सीट ले आती इनेलो, 40 ले आती कांग्रेस। मानो अगर आप, इनेलो किसके साथ सरकार बनाएगी? बीजेपी के साथ। सुबह होते चले जाएंगे सारे मिलने, जी, जैसे पिछली बार दुष्यंत जी ने किया था। तो इनेलो सिर्फ अपना अस्तित्व ढूंढ रही है कि किसी तरह हम लोग रेलेवेंट हो जाएं बस, और हम 5-10 सीटें लेकर तोल बाव करके सरकार में कहीं बैठ जाए आके। ये उनका विजन है, इससे ज्यादा नहीं है। दलित वोट की अगर बात करें, क्योंकि आप एक युवा दलित चेहरा हो, तो दलित वोट आज की तारीख में भावनाओं से चल रहा है या फिर एक सुविधाओं को देख रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। इस समुदाय में अधिकतर लोग गरीब हैं, और मेरा मानना है इन द एंड जो भारत का
दलित समाज है, हरियाणा का, भारत का है, वो हमेशा खड़ा होता है अंत में उस ताकत के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देती है। और उनको पता है किसी पार्टी ने संविधान को बचा के रखा है, किसी पार्टी में संविधान अगर इस देश में बचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी है, वो सब लोग जानते हैं। तो मेरा दलित समाज हमेशा कांग्रेस के साथ पहले भी रहा, मुझे लगता है आगे भी हमेशा रहे। लेकिन अब लग नहीं रहा कि कांग्रेस के साथ दलित समाज रह रहा है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से भी जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि दलित समाज कांग्रेस के साथ ही रहेगा। बीजेपी हालांकि लुभावने वादे कर सकती है, लुभाने की कोशिश करेगी, पर दलित समाज वैचारिक समाज है, वैचारिक तौर पर चलता है। अब हालांकि हरियाणा में दलित समाज के अंदर भी कृष्ण बेदी जी ने एससी डीएससी का जहर घोल दिया पूरे समाज में, उसमें भी दो फाड़ की गई ना। ये तो बांटते 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 वो नीचे तक बांटते लोगों को, उसकी भी दो फाड़ कर दी। पर मैं समझाता हूं हमेशा कि आप लोगों का दर्द एक है तो आप लोग एक क्यों नहीं रहना चाहिए, एक रहिए आप लोग। पर कृष्ण बेदी रोज एक नया बयान देते हैं और मैं कहूँ 2 साल बाद उनसे कोई पूछूंगा मिलेंगे तो कितने डीएससी समाज के लोग नौकरी लगे, उसके भी डाटा मिलूंगा दे। लेकिन डीएससी समाज जब एक जींद के अंदर एक अच्छा बड़ा सम्मेलन हुआ था तो बीजेपी का साथ भी दिया उन्होंने, इसी ऐसी बात नहीं है, तभी तो सरकार बनी है। तो या अभी अभी तक वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया जो। सभी लोगों को गुमराह किया गया और उनको बताया गया, भाई दुश्मन दिखाया गया। अब हरियाणा में एक मैं सीधी बात कर रहा हूं, पूरे चुनाव बीजेपी ने कहा एक जाट नॉन जाट, एससी डीएससी, सभी हरियाणा में कोई भाईचारे की कमी नहीं, सारे 36 कौम आज के दिन भी। लेकिन चुनाव आते फिर से वही काम करते हैं। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा, जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो वो क्या होगा, जाट मुख्यमंत्री बन जाएगा? मेरा हमेशा एक बात मानना है कि जाति के आधार पे ना किसी को कुछ मिलना चाहिए, ना उससे छीनना चाहिए किसी से भी। मुख्यमंत्री वो बने जो काबिल है। और जो ये बात बार बार कहते हैं कि यही बीजेपी का एजेंडा है। जमुना क्रॉस होते ही यूपी में बीजेपी जाट समाज को लुभाने की कोशिश करती है, जयंत चौधरी से उनका अलायंस भी है। यहाँ पे कहते हैं हम ये मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। तो मेरा कहना है कि कोई मुख्यमंत्री बने, पहली बात किसी भी नेशनल पार्टी को किसी जाति के खिलाफ माहौल नहीं बनाना चाहिए, जहर नहीं फैलाना चाहिए किसी भी जाति के खिलाफ, कोई भी बिरादरी हो सकती हो। जी, कांग्रेस की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रहा दलित समाज? पहले नहीं, अब भी कांग्रेस, देखिए दलित समाज की पहली पसंद कांग्रेस है, ये बात मैं बिना किसी डाउट से कह सकता हूँ, पहली पसंद। अगर दलित समाज पसंद नहीं होता, आप लोकसभा का चुनाव देखिए, जो लोकसभा में इतनी सीटें आई हैं पूरे देश में, एन ब्लॉक दलित समाज को वोट पड़ा है लोकसभा में। तो ये तो आप भी मानेंगे इस बात को। और इस बात से पड़ा कि इस देश का संविधान, लोकसभा में देश का किसान दलित पिछड़ा एक साथ आया, सबकी एक बात मानने की, देश का संविधान हमें बचाना है, बीजेपी संविधान बदल देगी, ये बात तय थी। और इस लोग एक साथ आए। अगर इतना मजबूत विपक्ष नहीं आता पार्लियामेंट में तो बीजेपी सब कुछ बदल देती, अभी बदल ही रहे, वरना और ताकत से बदलते हैं। तो ये समाज जानता है। भवानी खेड़ा की बात करें या फिर पूरे हरियाणा की बात करें तो दलित समाज को क्या नौकरी की कमी है या फिर एक सम्मान की कमी है, क्या लगता है आपको? देखिए दोनों चीजें हैं। मेरा मानना एक ये है कि जितनी भर्तियां हैं, मैं सिर्फ दलित समाज तक में लिमिट में नहीं करूंगा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं दिन ब दिन। और जब सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगी तो उसमें आरक्षण कहां बचेगा? और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए ये भूमिहीन वर्ग है, इनके पास जमीन तो है नहीं, तो इसमें नौकरियों से आगे बढ़े हुए लोग हैं। और आज भविष्य सबका अंधकार में है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। ये तो कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिल रही है, अब तो जो पढ़ेगा नौकरी लग जाएगा। बिना पर आज अगर इतने बच्चे धरने बैठे हैं, आज हमारे युवा साथी चंडीगढ़ बैठे, पंचकुला बैठे, धरने बैठे, आप भी जानते हैं। आप इनके पॉलिसी निर्णय देखिए ना, ये निर्णय लेके आए कि 35% कम से कम नंबर चाहिए होंगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। और 10 नौकरी कहीं पे है, उसमें इन्होंने बोला
कि भाई 2 ही बच्चे 35% नंबर लेके आ पाए, नौकरियां 10 हैं पर पास 2 से 35%। जब इतने बड़े बड़े आईएएस तक के एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम्स में जब ये कह रखा है भाई 100 सीटें अगर हैं तो 300 इंटरव्यू के लिए बुलाओ और 100 सिलेक्ट कर लो, ये कह रहे हम तो जी इंटरव्यू के लिए 2 को बुलाएंगे, बाकी भर्तियों में क्या करेंगे। मेरी तो अंदेशा है कि बाकी भर्तियां बैकलॉग क्रिएट करके एचकेआरएन के थ्रू ना लगाएं, उसमें कोई जवाब दे तो है नहीं। तो हरियाणा को ठेके की तरफ लेके जा रहे हैं, पर्ची खर्ची भाई, मगर हरियाणा को ठेका प्रथा की तरफ बीजेपी धकेल रही है। गुजरात मॉडल लागू हो रहा है हरियाणा पे। और मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको गुजरात दूर से अच्छा लगता है, तो गुजरात के अंदर घूमना, आप आदिवासी बेल्ट में जाना, देखना कितनी गरीबी है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से अच्छा लगेगा, एक दो शहर अच्छे लगेंगे, जब नीचे जाओ फिर पता चलेगा आपको। हरियाणा में हाईएस्ट बेरोजगारी की दर आज के दिन। आप हरियाणा का युवा देखो किस तरफ जा रहा है। मैं तो खुद बड़ा चिंतित हूं हरियाणा के हालात को लेके। कोई गैंगस्टर बन रहा है, कोई शूटर बन रहा है, कोई कुछ का, रोज खबरें आती है उसने उसकी हत्या कर दी, उस पर गोलियां चल गई। सब नए नए लड़के हैं, 20-20 साल के, 21-21 साल के लड़के हैं, सब युवा लड़के हैं। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन खत्म कर दिया हरियाणा में। आपने युवाओं को विश्वास खो दिया कि नौकरियां मिल सकती हैं सरकार के जरिए। आपका तो एक बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को तो एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती होगी और मैं या फिर कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा नहीं। देखिए, मैं तो उसका ये भी कहा मेरे तो बच्चे ही, मेरे तो ब्याह ही नहीं हो रखा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, किसी भी समाज का निर्माण कौन करते हैं? किसने किया? इस देश का निर्माण किसने किया? इस देश के शिक्षकों ने। शिक्षा देश का निर्माण करती है। पढ़ लिख के गांव के किसान, वो किसान जिसके पास थोड़ी जमीन भी है, बेचारा गुजारा कर रहा है, उसका बेटा भी एसपीडीसी बन सकता है पढ़ लिख के। कब पढ़े लिखेगा? जब गांव का स्कूल अच्छा होगा। और गांव का स्कूल अच्छा कब होगा? जब एजुकेशन मिनिस्टर उस वेवलेंथ का होगा। एक एक तो मैं सिंपल साहब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है देश में, उस वेवलेंथ का होगा। मैंने उस दिन ये कह रहा, महिपाल ढांडा जी अगर सरकार को बनाना, फिशरी दे देती उनको, उनको खनन दे देती, कोई और मंत्रालय एनिमल हस्बेंड्री दे देते। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि गांव के स्कूल में मेरा मालिक, मेरी पहली 2 क्लास पेटवाड़ के स्कूल से, मेरी सरकारी स्कूल से, मेरा मामा गांव पेटवाड़, वहां से पढ़ा। फिर अपने गांव कथुरा में पढ़ा मैं, उसके बाद मैं केवी में गया। तो मैंने स्कूल का एक लेवल देखे, स्तर देखे, गांव का स्कूल भी देखा है। पहले आपको भी याद होगा, पुराने टाइम में गांव के स्कूल में बेंच चाहे हो ना हो, पर शिक्षा होती थी, और शिक्षा को पढ़ के लाखों हजारों लोग आगे बढ़े, नौकरियां मिली लोगों को। तो मेरा कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर वो जो एजुकेशन के प्रति संजीदा हो, जिसको आइडिया हो, बेसिक पॉलिसी का उसको थोड़ा विजन हो कि इस तरह होना चाहिए। हमारे लड़का सुमित भिवानी का एक किस्सा बताता हूँ। उसने कोई सवाल किया, एजुकेशन मिनिस्टर सर भिवानी आए हुए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने सवाल किया, वो सवाल ही समझ नहीं आया, कि उसने सवाल थोड़ा मेरे टेक्निकल थोड़ा सवाल तरीके से पूछ लिया, वो सवाल ही समझ में नहीं आया। तो मेरा कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा हो जिसको एजुकेशन का बेसिक आइडिया हो, जो कम से कम विजन लेकर चले, मुझे ये करना है, एजुकेशन में बदलाव करना है। इस तरह मानो हम लोग कई बार बोलते हमारा विजन है, मेरा विचार क्या है, मेरा मेरा किस तरह विचार है। मेरा विचार ये कि हरियाणा के सारे स्कूल सरकारी हो जाने चाहिए, देयर शुड बी नो प्राइवेट एजुकेशन, मैं तो ये मानता हूँ। हालांकि हमारी सरकार वहां भी नहीं हो रहा है। मेरा तो विचार है सारे सरकारी कर दो, सारे स्कूल। जब तक गांव का, मजदूर का, किसान का, गरीब का बेटा और एसपी का बेटा और डीसी का बेटा, मंत्री का बेटा एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक एजुकेशन का स्तर नहीं सुधर सकता। मेरा तो मानना ही है। लेकिन चलो, उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच सकते आज के दिन, हम उतने सोशलिस्ट नहीं हो सकते हम। लेकिन कम से कम आप सरकार को हमेशा, मुझे लगता है कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो कि थोड़े संजीदा होते हैं। और मैं इसलिए कल मैं परसों कह रहा, मैं डांडा साहब को आप खनन दे देते, फिशरी दे देते, कुछ और दे देते, मंत्री बनाना ही था। एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये मेरे विचार है। क्योंकि शिक्षा देश का निर्माण करती है। हमारे देश को किसने बनाया? वो लोग जो अच्छे पढ़े लिखे थे। पंडित नेहरू थे, पंडित जी ने देश बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश बनाया, सरदार पटेल ने देश बनाया, मौलाना अबुल कलाम ने देश बनाया। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, वेरी हाईली एजुकेटेड लोग थे सारे के सारे। बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर से पढ़ के आए। और
मेरे आगे का समाज भी यही लोग बनाएंगे जो पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो मेरा कहना है कि इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि हरियाणा के हमारे सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। जिसका थोड़ा ही भी होता है ना, वो कोशिश करता है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा। एक क्लियरिटी ये आ गई कि सबसे बेचारा कमजोर आदमी गांव में पढ़ाएगा बच्चे अपने, जिसका ब्योत नहीं होगा। ब्योत वाले सारे कोशिश कर रहे हैं बाहर भेज दें। तो मैं कह रहा हूं तो फिर वो उसको आगे आगे कैसे बढ़ेगा जब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। कि मैं एक आपको बताऊं, मेरे जो बात दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग बड़ी दिक्कत आई कि मैं पहले सरकारी में पढ़े, गांव में इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं। मैं फिर केवी में चला गया 5th में, श्रीनगर। केवी श्रीनगर में जब मैं गया तो मेरे को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी, एक एक नंबर आया करता। तो फिर उनको पता था बेचारा गांव के स्कूल से है, थोड़ा मेरे को कोऑपरेट भी किया। तो जब मैं वहां गया तो मैंने एक बात देखी, तो मैंने महसूस की, कश्मीर पूरी वैली में एक भी, मेरे पिताजी फौज में थे, पूरी कश्मीर वैली में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे, कि टेररिज्म के आतंकवाद के बाद का दौर था। 2-3 सीबीएसई स्कूल सिर्फ, 3-4 ही। एक पंथा चौक था, एक केवी अवधि थे, एयरफोर्स स्टेशन था, आर्मी स्कूल था, 4-5 थे सीबीएसई स्कूल्स। बाकी वहां प्राइवेटाइज स्कूल सब थे ही नहीं थे। तो बड़े से बड़े अधिकारी का ब्रिगेडियर, मेरे पिता उस टाइम हवलदार थे, ब्रिगेडियर कर्नल का बेटा, अरे हवलदार का बेटा एक स्कूल में पढ़े। तो स्कूल का स्तर इतना अच्छा था, क्योंकि वो बड़े अधिकारी से डरते हैं ना, मास्टर भी डरता है, प्रिंसिपल भी डरता है कि भाई डांट मारेंगे ढंग से काम नहीं होगा, ढंग से शिक्षा अगर स्कूल में नहीं मिलेगी। तो उसका लेवल केवी 2, मेरा केवी श्रीनगर से पढ़ा हूं मैं, उसका जो लेवल था वो मेंटेन्ड था, क्योंकि अमीर गरीब बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी सबके बच्चे वही पढ़ रहे की जगह। बड़े लोग तो अपने आप इंश्योर कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं, जब जिले का एसपी डीसी और गांव का किसान मजदूर का बेटा जितने स्कूल में पढ़ेंगे सरकारी में, तो डीसी खुद इंश्योर करेगा ना कि स्कूल का स्तर ठीक हो, वरना मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी ताकत क्या है दुनिया में? सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन। सारे अमीर घरों के बच्चे बचपन में स्कूल में पढ़ लेते हैं, कोई सुनावर चला जाता है, कोई दून चला जाएगा, कोई कहीं चला जाता है, और वहीं बचपन से रिश्ते बन जाते हैं, और गरीब के बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो बचपन से ही में क्लब खड़ा कर रहे हैं, ये इलीट क्लब है, और ये जो देश के लिए जरूरी क्लब नहीं है। सबसे एजुकेशन आज ये बच्चे कहां भाई, सरकार, ये किसका दायित्व है शिक्षा देना? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा सरकार देगी, वरना सरकार चुनने का मतलब क्या है? तो पहले राशि भी ठीक थी, पहले राशि वह नहीं करती, उसमें क्या दिक्कत थी? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का पहला काम है शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हो, अस्पताल में सरकारी में बुरी हालत हो रखी, जर्जर हालत हो रखी है, तो जनता कहां जाएगी? और जनता का अधिकार है, भीख नहीं है ये, भीख नहीं है, ये जनता का अधिकार है जो देश की सरकार चुन रही है। और जब स्कूल ही नहीं होंगे, जब आप देखो हर जगह देख लो, अब सारे हॉस्पिटल से प्राइवेटाइज हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। मेरा कहना, एक बाहर तो मेरा तो एक यूटोपिया वर्ल्ड है, मेरा तो एक आदर्श सिचुएशन मानता हूं मैं तो, कि भाई स्कूल और कॉलेज प्राइवेट होने, सारे सरकारी होने चाहिए, हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज। क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, मैं आपको बताता हूं एक बड़ा मजेदार सा किस्सा। मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में मेरी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग थी, तो पापा बहुत तो ईसाई था, भाई ओलदार आदमी कितना आगे करा है, जमीन जमीन में कौन थी। तो इंजीनियरिंग में शायद आखिरी 2-3 साल मेरे पिता शायद सब इंस्पेक्टर बने थे, वरना हवलदार ही रहे, हवलदार सिपाही थे सारी उम्र। तो पिताजी की जो अधिकतर पैसा मेरी इंजीनियरिंग में लग गया, हालांकि जो तनख्वाह कम होती थी तो कुछ थोड़े पैसे वापस मिल जाते थे, पर लग गया अधिकतर पैसा। तो जब मैं जेएनयू में गया, जब मेरा एडमिशन हो रहा था, मेरी माँ ने कहा बेटा अब पैसे नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा जी वहां पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी एक सेमेस्टर की फीस 185 रुपए थी, 185 एक सेमेस्टर की फीस थी मेरी। और जेएनयू में ये हर कास्ट के बच्चे के लिए है, दलित के लिए नहीं है, किसी भी कास्ट का हो सबकी फीस, सभी की फीस 185 रुपए। दूसरी बात, कोई बंदा किसी भी कास्ट का हो, अगर उसके पिता की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उसको 2,000 रुपए महीने की एमसी मिलती, जो बच्चा मेस की फीस देता था, जो मेस का खर्चा हमारा 2,000 रुपये आता था। हॉस्टल की फीस हमारी 6 महीने की 600 रुपये होती थी, ठीक है। वहां पे वो माहौल बना, वहां पे एमपी के बच्चे पढ़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मंत्री संतरी, सीएम के, और गरीब का भी।
जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची ना आज तक काला अंडी में, वहां के बच्चे जीएनयू पढ़ते हैं और एसपीडीसी बनते हैं, नेता बनते हैं, एकेडमिशियन बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि सबको बराबरी मिलती वहां पे। और ये एमडीयू में क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने इनसे इतने बड़े बड़े व्यापारियों आप पैसा माफ कर देते हो, कर्ज माफ कर देते हो, आपने एमडीयू में लागू क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं देश की हर यूनिवर्सिटी जेएनयू बने। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लागू किया? मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे को पढ़ना है नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक, उसको पैसा क्यों देना पड़े एक भी? मैं तो ये बात कह रहा हूं सरकार बिल्कुल मुफ्त पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मैं इस बात का बिल्कुल सरकार का, आप इतने बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे हो, इतने बड़े बड़े आपने व्यापारी बना दिए लोगों को, तो शिक्षा भी नहीं दे सकते आप। और आने वाले समय में आप देखना, अगर एजुकेशन को नहीं संभाला गया गांव के स्कूल्स को, तो और बुरा हाल होगा, समाज का पतन होगा। कि देश का समाज देश के स्कूल से बनता है, अगर स्कूल की हालात बुरी होगी तो समाज की भी होगी। और आप देखना आज जो हरियाणा में हालात, आप तो खुद इस बात से मेरे एग्रीमेंट करेंगे क्या हालात हो रखे हैं। पढ़ाई लिखाई से हमारा समाज दूर जाता जा रहा है। मैं तो बल्कि एक मुहिम भी चलाई थी अभी, मैं हमारे जमालपुर गांव में लाइब्रेरी में 100 किताबें वहां भेजी भी हो, भगत सिंह की किताबें भेजी, शहीद भगत सिंह जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश का संविधान, सारी किताबें ने भेजी, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। सबको भगत सिंह जी की जय बोलनी है, भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, पर पढ़ तो लो शहीद भगत सिंह जी ने लिखा क्या है, बाबा साहब ने क्या लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा, पढ़ो तो उसको एक बार। तो मेरा मानना है कि समाज को पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वरना बहुत अंधकार की तरफ हरियाणा और ये देश बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। जी, ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चली हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो किनारा किनारा कर रही है उससे। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रजेंद्र सिंह जी यात्रा कर रहे हैं और दूसरे चरण में है, अपनी तरह से काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनको, तो वो अपना काम कर रहे हैं। पार्टी सब अपने बड़े तरीके से पार्टी मजबूत करते हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे यात्रा में। वो कॉल तो लीडरशिप का है, और वो तो विजेंद्र भाई साहब जल्दी बता सकते हैं। आप नहीं शामिल हुए? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली उस टाइम जब यात्रा हमारे यहाँ थी तो मैं बिहार में स्टार और कैंपेनर की लिस्ट में था, मैं तो बिहार में मैं कैंपेनिंग में था उस समय। जी। अब कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्रशिक्षण शिविर चला हुआ है, जिसमें जिलाध्यक्ष को ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें राहुल गांधी के आने की भी चर्चा है। तो क्या कुछ लग रहा है? क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल हमारे नए जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग चल रही, 10 दिन की ट्रेनिंग है और सारी लीडरशिप आ रही है। कांग्रेस अब संगठन बना रही है हरियाणा में। देखिए जो आपने हार की बात की, उसमें अगर मेरा मानना है संगठन हमारा पहले बन जाता शायद ये हालात ना होते, शायद। और वोट चोरी थी पर हमारा संगठन अब बन जाएगा तो मुझे लगता है एक बहुत ताकत हमें मिलेगी। अभी हमने BLA 2 बनाए, मेरे भवानी खेड़ा में 235 BLA 2 बने, और अब देखना आप आने वाले समय में हम पूरे बूथ कमेटियां बनाएंगे और अच्छा संगठन अब खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और जिला अध्यक्ष हमारे वापस आएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से एक धरना प्रदर्शन हमने शुरू करना है फिर से, और अभी शायद 10 दिन कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग, उसके बाद SIR चला हुआ है जैसे, तो उसको आप देख रही है कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पे देख रही है कि अब गड़बड़ ना हो कुछ ऐसा? देखिए SIR बीजेपी अपने लिए करवाना चाहती है जिससे बीजेपी को फायदा हो, और हम लोग इसको मेक श्योर करेंगे कि गड़बड़े ना हो, बीजेपी बड़े मंसूबों में कामयाब ना हो, हम ये बात मेक श्योर करेंगे। और जो भी इनका प्रोसेस हमारे, इसलिए मैंने BLA 2 बनवाया कि जो फॉर्म 6, 7, 8 है उसका आपको इस्तेमाल करना सीखो, कैसे वोट बनवाने हैं, कैसे चेंज करवाने हैं, कैसे डिलीट करवाने हैं, देखो कोई फर्जी वोट ना बने, डबल वोट ना हो, उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। मैंने अपने विधानसभा में कर दी है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हम पूरी ताकत से इंश्योर करेंगे कि बीजेपी अब किसी तरह की धांधली ना कर पाए हरियाणा में। भवानी खेड़ा में आप अब भी जा रहे हो लोगों के बीच में? हाँ, हम वहीं रहते हैं, हम तो खूब प्यार मिल रहा है जनता का, सभी हमारे मालिक हैं, सभी वर्ग, सभी लोग, बहुत प्यार मिला मेरे को भवानी खेड़ा से। और अभी हम एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं, मुआवजा अगर नहीं आया किसानों का अगले कुछ दिन में, हम वो आंदोलन करेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। आपके पास तो राष्ट्रीय सदर की जिम्मेदारी है, तो साथ में वो निभाते होगे, साथ में फिर यहाँ भवानी। नहीं, वहां भी जाना है, नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी निभानी है, विधानसभा भी संभालनी है, और जो भी होगा स्टेट में जो कंट्रीब्यूट कर सकें स्टेट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
आपके लिए दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा या फिर शैलजा, इनमें से आपके लिए कौन सबसे पसंदीदा नेता है, दोनों में से? मैं इतना कहूँगा कि हरियाणा की सियासत में मैंने और दीपेंद्र जी के साथ हमने काफ़ी लंबा काम किया मिलके। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग सब लोग साथ मिलके पूरी पार्टी एकजुटता के साथ रह के आने वाले समय में लीडरशिप खड़ी करेंगे, नई लीडरशिप भी पैदा होंगी। और एमपी साहब का मेरा तो बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है और आगे भी हमेशा हमारा रिश्ता रहेगा और उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई के तौर पर मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और मेरा विश्वास है हरियाणा में हम बहुत अच्छा करेंगे अगली बार। जनता इस बार, लोग खुद चुनाव के बाद लोग खुद कहते हैं यार कि बड़ा गलत फैसला हो गया ये, अगली बार और मेहनत करेंगे, संगठन भी बन रहा है और मेहनत करेंगे और पूरी ताकत के साथ अगली बार हम लोग, मुझे लगता है हम सरकार में आएंगे अगली बार। अभी समय है लेकिन 4 साल है, लेकिन जनता को पता है, सबको पता है कि लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर हम लोग अगली बार 100% सत्ता में आएंगे और लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, लड़ाई ये विपक्ष में रह के भी कितना कर सकें, जो उसके वो करेंगे। क्योंकि मैं जो बार बार बात कर रहा हूं, लोहिया जी कहते थे कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो इस देश का सदन आवारा ना हो, इसलिए हम लोग सड़कों को सुनसान नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में अभी जब भी होगा, जनता जानती मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में कांग्रेस है और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस जनता साथ देगी। देखिए, मेरा मानना है कि दीपेंद्र जी का दृष्टिकोण इन तीनों नेताओं में एक फार साइटेड दृष्टिकोण है, दूरदर्शी है। और क्योंकि अभय सिंह जी की पार्टी लोकल पार्टी, उनका दोनों दलों का इनका ये है कि किसी तरह बीजेपी के साथ अलायंस करके हम सरकार में आ जाए। जी। कांग्रेस कभी बीजेपी से अलायंस तो करेगी नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई लड़ेगी, मुख्य विपक्षी दल हम लोग। और एज ए पर्सन ही बताऊंगा कि फिर भी दीपेंद्र जी में एक लाइनिंग है सोशल जस्टिस को, सोचते हैं सोशल जस्टिस के बारे में। उनके दादाजी भी फ्रीडम फाइटर और साथ में ही वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो, ड्राफ्टिंग कमेटी, ही वाज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनकी भी एक हिस्ट्री इस फैमिली की। और मैं देखता हूँ दीपेंद्र जी को, उनके अंदर भी उन्होंने काफी युवाओं को आगे बढ़ाया है, काफी युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैंने देखा इन पिछले सालों में, आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल हरियाणा में। दिव्यांशु को नर्चर किया, बुद्धि राजा जी को नर्चर किया उन्होंने भी, फिर उसके बाद ये वर्धन यादव को उन्होंने नर्चर किया, मनीषा बहन जी को नर्चर किया, बहुत सारे लोगों उन्होंने साथ दिया, युवा उन्होंने लीडरशिप क्रिएट की है। और मैं मानता हूं कि भविष्य में एक हरियाणा का अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है और उनके साथ मिलकर हम लोग एक कोशिश करेंगे, एक अच्छी टीम बना के आगे की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि मैंने बड़ी, बाकी सब में कितना क्लोजली मैंने काम किया, मैं जानता नहीं बाकी को तो भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन एमपी साहब के साथ मैंने काम किया तो उनका एक लंबा चौड़ा एक विजन है और समझते हैं चीज़ों को और एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को लेके भी चलते हैं। तो मेरा मानना है कि फिर भी आने वाले समय में पूरे हरियाणा को यदि कोई नेता है जो समझ सकता, जो घूमता है, सॉफ्ट है, अभय सिंह जी सॉफ्ट तो है नहीं जी। उनका तो ग्लैमर का काम ज्यादा रहता है। दीपेंद्र जी कितने सरलता से लोगों से बात करते हैं, पहला कंपैरिजन तो यही हो गया, भाई सरल आदमी है, मिलनसार है, सबसे मिलते हैं और जनता के प्रति बड़े सॉफ्ट हैं। और अभय सिंह जी और जनता को सबसे बड़ा, जनता को ये पता कि यार ये युवा है, पढ़े लिखे का भविष्य है, तो जनता उनका साथ देगी, 100% देगी। और जब अभय सिंह जी का सवाल, उसको पता है बीजेपी से अलायंस कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो सबको पता है, तो जनता साथ नहीं देगी। ब्रजेंद्र जी आपके क्लासमेट भी रहे हैं? नहीं क्लासमेट नहीं, मेरे बहुत सीनियर है। अशोक तंवर जी, ब्रजेंद्र जी जेएनयू मेरे सीनियर रहे हैं। हमारे, हम तीनों शायद हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, जेएनयू से, ये हमारे सीनियर सुपर सीनियर्स थे, सिर्फ सुपर सीनियर है उसी डिपार्टमेंट से रहे। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि हरियाणा में हम लोगों को ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो पढ़ा लिखा समाज हो, और कम से कम हम सब युवा मिलके कोशिश करें कि हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खराब ना हो। और जो भी लड़ाई आने वाले समय में, जो भी हमें लड़ाइयां लड़नी है, भाई किसान, युवा, मजदूर सबको साथ लेके लड़ेंगे और हरियाणा को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस ने बनाया है, ये देश कांग्रेस का बनाया हुआ है। सुई से लेके कारखाने कांग्रेस ने बनाए हुए हैं। जब देश आजाद हुआ तो कुछ था नहीं हमारे पास, बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसको एक झटके में खत्म नहीं होने देंगे। हम संघर्ष करेंगे और मैं सबसे बस ये अपील करता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की ताकत बनिए, और हम जो संघर्ष हो सकता, जो लड़ाई, पूरी लड़ाई लड़ेंगे मिलकर। दलित समाज के लिए कोई मैसेज? दलित समाज के यहाँ सबके लिए मेरा यही है बस कि हम लोग मिलकर संघर्ष करते हैं, मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, और भाजपा ने हम लोगों को बांट के राज किया है। हम लोगों को इनको अगली बार कामयाब नहीं होने देना है। फूट डालो राज करो से हमें बाहर आना पड़ेगा। कोई जाति किसी के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ भाजपा का एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए, और इसके बाद में कोई लेना देना नहीं, किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वो BCA के बच्चे जो बैठे हैं धरने पे क्यों बैठे हो? तो लड़का मुझे बता रहा, बोला मैं कुमार जाति का हूँ भाई साहब। और अब कहाँ गया हमारे साथ जो न्याय की बात की गई थी? एक हमारे DSC का बच्चा बड़ा बोला मैं DSC हूँ। कहाँ गया हमारा न्याय, कहाँ गई हमारी नौकरियां? तो बहुत ही बुरे हालात हैं, और इन सब युवाओं के साथ मिलकर कोशिश करेंगे सबकी आवाज उठाएं, किसान वर्ग की आवाज उठाएं, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, आप देखना हरियाणा की जनता को पता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। पिछला चुनाव भी आपने देखा, भाई चुनाव से पहले जीते हुए लीडर हैं, दीपेंद्र जी हों, बाकी लीडर हों, जितने भी हैं, सबने बहुत मेहनत की, यहाँ तक पार्टी को लेके आए। ठीक है, कई बार चुनाव में आप हार जीत अपनी जगह है, पर हर चुनाव हार जीत के लिए नहीं होता। चुनाव हो गया, अब हम समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।